तो डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम नर्सिंग एथिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स को डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि नर्सिंग एथिक्स किसे कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंट और बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन से हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं नर्सिंग एथिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स के रिमेनिंग पार्ट को। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है डायलीमा। डायलीमा किसे कहते हैं? द डिफिनेशन ऑफ अ डायलीमा इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो क्लियर इजी चॉइस और आंसर। जब भी आपके पास कोई इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि वहां पे आपको जितने भी आंसर मिले वो एक भी सेटिस्फैक्ट्री ना हो, तो इस तरह की सिचुएशन को फिर कहे जाते थे, इसको कहते हैं डायलीमा। जब इंसान बुरी तरह फंस जाता है, उसके पास कोई भी इस तरह रास्ता नहीं होता जो सेटिस्फैक्ट्री हो, बस उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो इस तरह के सिचुएशन को फिर डायलीमा कहते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच वी हैव टू चूज बिटवीन टू इक्वल अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स। कोई भी मुश्किल सिचुएशन है, उसके दो सोल्यूशन है, लेकिन दोनों अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, तो उसमें एक हमने सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरह के सिचुएशन को फिर क्या कहते हैं? डायलीमा कहते हैं। अब इथिकल डायलीमा किसे कहते हैं? इथिकल डायलीमा आल्सो नोन एज मॉरल डायलीमा is a situation in which there is a choice to be made between two options, neither of which resolve the situation in an ethically acceptable fashion। तो ethical dilemma हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक ऐसे चॉइस को हमने सेलेक्ट करना होता है दो चॉइसेस में, वो सॉल्यूशन जो सिचुएशन है उसको फुली रिजॉल्व नहीं करता, वो इथिकली अनएक्सेप्टेबल होता है, लेकिन फिर भी हमने उसको क्या करना होता है, उसको हमने एक्सेप्ट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। इस तरह के सिचुएशन को इथिकल डायलीमा कहते हैं। कि कोई भी इस तरह का सिचुएशन है कि उसमें आपने दो चॉइसेस में एक चॉइस को सेलेक्ट करना होता है, लेकिन वो एक चॉइस आपके पास इथिकली उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, तो इस तरह के सिचुएशन को फिर हम कहते हैं इथिकल डायलीमा। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख लें, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया किसे कहते हैं? बाहर मुल्कों में, ये पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती, बाहर मुल्क में ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई इसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, या कोई पर्सन कहता है कि जी मैं मरना चाहता हूँ, बस मैं नहीं और जीना नहीं चाहता, फिर वो ड्रग दे के वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं। ड्रग लेके, मतलब इस तरह कुछ मेडिसिन लेके कि उसका साइड इफेक्ट इस तरह होते हैं कि विद इन मिनट्स उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अक्सर ये वीडियोस वगैरह में भी दिखाते हैं, आप इसको यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं कि यूथेनेसिया वीडियो। तो फिर बाहर मुल्कों में ये चीज़ होती है, मतलब वो प्रॉपर वो बंदा अपने लिए जो है ना क्या करते हैं, वो इन्फ्यूजन खुद स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ का अपना खुद से खात्मा करते हैं। तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है कि इसमें अगर आप उस पर्सन की लाइफ को ख़त्म करते हो, सही है, तो फिर क्या है, ये इथिकली रॉन्ग है, ये आपने नहीं करना है। अगर आप उसके लाइफ को ख़त्म नहीं करते तो वो जो कहता है उसकी तो अपनी मर्जी है, तो अगर आप इनकार करते हो तो फिर भी वो इथिकली रॉन्ग है, अगर आप इकरार करते हो वो भी इथिकली रॉन्ग होता है। तो ये क्या है, यूथेनेसिया, ये हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बाहर मुल्क में होता है, ये यहाँ पे नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये इथिकली रॉन्ग है, सही है। दूसरा क्या है, एबॉर्शन। एबॉर्शन किसे कहते हैं, यहाँ पे एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एक होता है मिसकैरेज, एक होता है एबॉर्शन। मिसकैरेज जो खुद ब खुद एक प्रेग्नेंट वुमेन का एक बच्चा खुद ब खुद ज़ाया हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, वो क्या है, वो मिसकैरेज है। लेकिन अगर आप इंड्यूस करके, मतलब खुद बच्चा ज़ाया करवा दें कोई मेडिसिन से या किसी और भी प्रोसीजर से, तो उसको एबॉर्शन कहते हैं। अब किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का एबॉर्शन करना ये इथिकल डायलीमा होता है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के सिचुएशन आ जाते हैं कि अगर हम एबॉर्शन ना कराएं तो मदर की हेल्थ को खतरा होता है। अब अगर आप एबॉर्शन करते हो तो आप एक बच्चे की या एक इंसान जो जानदार चीज़ें आप उसको मार रहे हो, कत्ल कर रहे हो।
लेकिन अगर आप एबॉर्शन नहीं करवाते, उधर उसकी मदर की सेहत जो है ना वो खराब हो रही, उसकी डेथ हो सकती है। तो ये क्या होता है, ये सिचुएशन फिर एथिकल डायलेमा बन जाता है। फिर इसमें आपके पास कंफ्यूजन आ जाती है कि अब मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। इस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी है, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी का राज, इस तरह ट्रूथ टेलिंग है, सच बताना किसी डिजीज के बारे में उस पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को। एंड ऑफ लाइफ, तो ये वही बात कि आपके पास जो है एंड ऑफ लाइफ केयर जो होता है वो कि एक बंदा अपनी लाइफ को खुद ख़त्म करना चाहता है या एक लाइफ जो है वो उसकी ख़त्म हो रही है। दूसरा क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट। अब इन्फॉर्म कंसेंट क्या है कि आप किसी पर्सन से उसके इलाज या किसी भी प्रोसीजर के बारे में इजाज़त लेना, ये इन्फॉर्म कंसेंट है। अगर इन्फॉर्म कंसेंट लेते हो तो जो प्रोसीजर आप कर रहे हो उसका उस पर्सन को पता होगा, तो शायद वो उससे इनकार कर दे और उसकी वजह से उसके सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाए। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेते फिर भी इथिकली रॉन्ग है। अगर इन्फॉर्म कंसेंट लेते हो उसको पता चल जाता है और वो नॉलेज कम होने की वजह से या अवेयरनेस कम होने की वजह से उस चीज़ से इनकार कर दे जिसकी वजह से उसकी सेहत और भी ख़राब हो जाए, तो फिर वो अलग इशू है। तो ये ऐसे सिचुएशंस हमारे पास होते हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये एथिकल डायलेमा काज करते हैं कि ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके लिए दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, दो आंसर होते हैं, दो सोल्यूशन होते हैं, लेकिन दोनों इस तरह होते हैं कि उसमें आप अगर एक को भी सेलेक्ट करें तो वो एथिकली उस मसले को हल नहीं करते, तो इसको कहते हैं एथिकल डायलेमा। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। तो ये आपके मेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन नर्सिंग एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, और ये आपके एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। एथिक्स इज इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग बिकॉज इट सेट्स फोर्थ अ सीरीज ऑफ एक्शन and decision that are in best interest of patient and dictate what must be done। क्या होता है कि एथिक्स इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अहम है नर्सिंग फील्ड में। क्यों? क्योंकि एथिक्स हमें ये बताता है कि हमने किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है। डिसीजन ऐसा हो कि वो पेशेंट के क्या हो, पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट, जिसमें पेशेंट का सबसे ज़्यादा फायदा हो, तो वो क्या है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये एथिक्स हमें बताता है नर्सिंग में। एथिक्स इंश्योर दैट एवरी पर्सन इज गिवन द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ अटेंशन एंड केयर पॉसिबल। एथिक्स हमें ये बताता है कि हर एक इंसान की जान कीमती है, हर एक इंसान कीमती है, हर एक इंसान को हमने फुल अटेंशन देना है, फुल पॉसिबल केयर हमें देना है। हर इंसान का हक है उसका अच्छा से अच्छा केयर। सही है, तो ये एथिक्स बताता है। इट इज अ मॉरल कैंपस दैट पुश नर्सिस टू एडमिनिस्टर सर्विस फेयरली एंड इन टाइमली फैशन। ये क्या होता है, ये एक इखलाकी दायरा है, ये जो वो नहीं है एथिक्स, ये आपको ये बताता है कि एक नर्सिंग स्टाफ किस तरह अपने मरीज को एक अच्छे तरीके से एक स्पेसिफिक टाइम में एक अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं मरीज़ों को मेडिसिन उनके स्पेसिफिक टाइम पे लगाता हूँ। अगर मैं मरीज़ को इंजेक्शन या मरीज़ को मेडिकेशन या मरीज़ का कोई भी प्रोसीजर अगर मैं टाइम पे नहीं कर लेता तो ये मैं एथिकली गलत कर रहा हूँ। मेरा एथिक्स या एथिकल प्रिंसिपल ये कहते हैं कि मरीज़ को उसको अच्छे से अच्छा और पॉसिबल से पॉसिबल केयर देना है विद इन स्पेसिफिक टाइम, जो उसका टाइम मेंशन है। सही है। प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी राइट ऑफ पेशेंट, सिंपल सी बात है, हमने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, पेशेंट के राइट्स का ख्याल रखना है। प्राइवेसी मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पेशेंट का कैथेटर कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, स्क्रीन वगैरह हम लगाएंगे। अगर कोई पेशेंट हमें अपने बारे में कोई बात करता है तो वो हमने अपने साथ प्राइवेसी रखनी है और उसका मजाक नहीं बनाना है। इस तरह और भी बहुत से इशू हैं, तो हमने पेशेंट के राइट्स का ख्याल रखना है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है। अब हमारे पास है क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। कोई भी हमारे पास प्रोफेशन तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और प्रोफेशन किसे कहते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन, तो नर्सिंग को प्रोफेशन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो वो डिग्री या वो एजुकेशन जिसको आप प्रॉपर किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उसको आप प्रॉपर टाइम देते हैं और उसमें आपके पास स्किल्स होते हैं
और वो स्किल्स एविडेंस बेस होते हैं, नॉलेज बेस होते हैं, तो इस तरह के उसको डिग्री को या उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन को प्रोफेशन कहते हैं। अब किसी भी प्रोफेशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो यहां पे आप लोगों को बताया गया है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ensuring nurses have the necessary education and training to provide competent care। एक नर्स के पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए एक नर्स, ताकि वो अच्छे तरीके के साथ एक कॉम्पिटेंट केयर प्रोवाइड कर सके। सही है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो फिर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इथिकल स्टैंडर्ड्स, अपहोल्डिंग इथिकल प्रिंसिपल एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट इन पेशेंट इंटरेक्शन। क्या है कि एक नर्स को इथिकल प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट का पता होना चाहिए कि क्या इथिकली सही है, क्या इथिकली रॉन्ग है, ये जो है इथिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसके बाद रेगुलरिटी कंप्लायंस, एडहेरिंग टू लाइसेंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या होना चाहिए कि हम जब भी कोई केयर प्रोवाइड करें, हम अंडर द बॉडी ऑफ रेगुलरिटी, अंडर रेगुलेटरी बॉडी हम हो। जिस तरह हमारा लाइसेंस है ना पीएनसी का, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लाइसेंस में हमें बहुत से रूल्स बताए गए हैं कि हमने एक पेशेंट की केयर क्या करनी है, हमने किस हद तक, किस लेवल तक, किस लिमिट तक पेशेंट का केयर करना है, तो वो हमें पता होना चाहिए। हमारी अपनी स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिस तरह पीएनसी है, और हम उसके अंडर काम करते रहें। क्वालिटी ऑफ केयर, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी पेशेंट केयर थ्रू बेस्ट प्रैक्टिस। हमें पेशेंट को एक हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना चाहिए, और ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन केयर हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। पेशेंट राइट, रिस्पेक्टिंग पेशेंट राइट इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म कंसेंट। हमें पेशेंट के राइट्स का, हकूक का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, अगर कोई मरीज हमें अपने बारे में कोई बात बताए और कहे कि ये प्लीज किसी के साथ शेयर ना करो, तो उसकी वो बात हमने अपने साथ राज ही रखनी है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख लें। दूसरा है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट किसे कहते हैं, जब भी कोई प्रोसीजर होता है तो उस प्रोसीजर के बारे में उस पेशेंट से इजाजतनामा लिखना, इसको कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट का भी अपना एक यूनिट है जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको सर्च कर ले के इन्फॉर्म कंसेंट बाय फरमान, तो वो लेक्चर आपके पास आ जाएगा, वो भी इसी नर्सिंग एथिक्स का है। इसके बाद है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। देखो, एक नर्स अगर नर्सिंग प्रोफेशन का ताल्लुक रखता है तो उसमें प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखें, आप अपने काम को अच्छे तरीके के साथ वो निभाएं, काम को अच्छे तरीके के साथ सरंजाम दे, आप काम को टाइम पे करें, और जो काम आप करते हैं, मतलब जो केयर आप प्रोवाइड करते हैं, आप खुद को उसके लिए अकाउंटेबल समझे कि हाँ ये काम मैंने किया है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं। सही है, तो ये क्या है, ये प्रोफेशनलिज्म है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कमिटिंग टू ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्टेइंग करंट इन द फील्ड। एक अच्छा प्रोफेशनल वो होता है, नर्सिंग में एक अच्छा प्रोफेशनल वो है कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखे। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं जी मैंने बीएसएन कर लिया बस सही है, अब फिर वो स्किल्स पे लग जाए और वो नई चीजें नहीं सीखता। जरूरी नहीं है आप एजुकेशन डिग्री करोगे, लेकिन स्किल्स जो कर रहे हो, जो हॉस्पिटल साइड पे हो, उसमें भी आपने नई नई चीजें सीखनी है, नई इंफॉर्मेशन सीखनी है, एडवांस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखोगे, ये भी प्रोफेशनलिज्म का एक क्राइटेरिया है। सेफ्टी, इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग इन नर्सिंग केयर। हमने मरीज का सेफ्टी हमारी जो है क्या होनी चाहिए, वो भी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर ना करे कि उसमें पेशेंट को बिला ज़रूरत या फजूल में जो है पेशेंट का नुकसान पहुंचे, तो ये नहीं, हमने पेशेंट की सेफ्टी हमारी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। कल्चरल कॉम्पिटेंस,
कल्चर कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं? रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग डाइवर्स पेशेंट नीड। हाँ, आप लोग जो है ना 6 सेमेस्टर में आप लोग कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ोगे, तो उसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो कल्चर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब ये है कि हर कल्चर के पर्सन को उस कल्चर के मुताबिक आप केयर दोगे। और इसकी अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे पास क्या होता है कि जितने भी ये हिंदू लोग होते हैं तो ये गाय का गोश्त खाना पसंद नहीं करते। सही है। तो अगर आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे, कोई आपके पास इस तरह हिंदू पेशेंट है, तो आप उसके सामने इस बात का जिक्र नहीं करोगे। कोई मुसलमान है, वो नमाज पढ़ना चाहता है और बीमारी के साथ वो पढ़ सकता है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। कोई जो है पर्सन है वो क्या करता है, वो अपनी कल्चर के मुताबिक कोई चीज, तो आप उसमें उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मना नहीं करोगे। आप हर एक मरीज को उसकी कल्चर के मुताबिक आपने केयर प्रोवाइड करना है, क्योंकि कल्चर के बहुत से रूल्स और प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो इंसान के माइंड में फिक्स होते हैं। उससे अगर आप किसी भी पर्सन को मना करोगे तो उसको अच्छा फील नहीं होगा। अब अगर आप पेशेंट को इलाज दे रहे हो और उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, वो आपके इलाज से खुश नहीं है, तो फिर ये कहाँ की प्रोफेशनलिज्म हुई। तो इसलिए क्या है कि कल्चर कॉम्पिटेंस केयर हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ। देखो, हम लोग जो है ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी पढ़ते हो, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है, 5th में पढ़ोगे और 8th में भी पढ़ोगे। हम क्या करते हैं, हम कम्युनिटी केयर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम कम्युनिटी को प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, उनको किस तरह डिजीज से खुद को बचाना है इसके बारे में बताते हैं, रिस्क फैक्टर के बारे में बताते हैं। तो हमने पेशेंट की केयर में या एक इलाके के केयर में पूरी कम्युनिटी को हमने इंगेज रखना है। सही है। पूरी कम्युनिटी क्या करे, वो अपने हेल्थ की और अपने हेल्थ का जो है वो मतलब केयर रखे, और जो डिजीज पर्सन है तो कम्युनिटी के लोग भी उसको सपोर्ट करें। तो ये क्या है, कम्युनिटी इंगेजमेंट हम कर सकें। अब एक प्रोफेशनल नर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो एम्पैथी, प्रोफेशनल नर्सेज डिमॉन्स्ट्रेट एम्पैथी बाय अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट द इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ देयर पेशेंट। सही है। तो क्या है कि प्रोफेशनल नर्स को एम्पैथेटिक होना चाहिए। देखो, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी जब हम किसी पे रहम खाते हैं, किसी पे तरस खाते हैं और उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। सही है। मतलब किसी के लिए अगर हम अपने दिल में रहमी रखते हैं। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है कि जब हम पेशेंट की जगह पे खुद को सेलेक्ट करते हैं और उसको केयर प्रोवाइड करते हैं दिल से, तो उसको कहते हैं एम्पैथी। मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट हो तो मैं कहता हूँ जी कल को यहाँ पे मैं भी हो सकता हूँ, मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस जज्बे से मैं उसकी केयर करूँ। या मैं कहता हूँ कि कल को यहाँ पे मेरे फादर, मेरे फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, तो उस जज्बे के साथ मैं उसकी केयर करूँ, तो इसको कहते हैं एम्पैथी। क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, तो एक प्रोफेशनल नर्स को क्लिनिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास नेसेसरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए पेशेंट को इफेक्टिव और सेफ केयर प्रोवाइड करने में। तो ये क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। इसके बाद एथिकल इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए कि हर एक नर्स जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे तो वो एथिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो।